नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? मतलब भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इतने सारे? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और भारत के नामों और इसकी अनोखी भौगोलिक पहचान के एक दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही देश के इतने सारे नाम क्यों? देखिए, इसका जवाब हमारे इतिहास की कई परतों में छिपा हुआ है और आज हम उन्हीं परतों को एक-एक करके खोलने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे संविधान के हिसाब से देश के आधिकारिक नाम क्या हैं। फिर हम टाइम मशीन में बैठकर पता लगाएंगे कि ये सारे नाम आए कहाँ से। इसके बाद हम वर्ल्ड मैप पर भारत की लोकेशन को समझेंगे और आखिर में इसकी जबरदस्त भौगोलिक बनावट पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की, मतलब हमारे संविधान की। आखिर हमारे संविधान में देश को क्या नाम दिया गया है? ये बात शायद बहुतों को हैरान कर दे, लेकिन हमारे संविधान के आर्टिकल 1 के मुताबिक हमारे देश के 2 ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। जी हाँ, दोनों ही। और यहीं से हमारे नामों की ऐतिहासिक जड़ों को खंगालने की शुरुआत होती है। ये तो हो गई आज की बात, लेकिन ये नाम आए कहाँ से? तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि हमारे देश को ये नाम कैसे और कब मिले। सोचिए, भारत का नामकरण एक बहुत लंबी और दिलचस्प यात्रा रही है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों के मिलने की कहानी है। वैदिक काल के आर्यावर्त से लेकर फारसियों के दिए हिंदुस्तान और यूनानियों से मिले इंडिया तक, हर नाम अपने आप में एक पूरा जमाना समेटे हुए है। चलिए, सबसे पुराने नामों में से एक से शुरू करते हैं, आर्यावर्त। इसका सीधा सा मतलब है आर्यों की भूमि। ये नाम सीधे सीधे हमारी वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और एक मजेदार बात यह है कि महान ऋषि पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध किताब महाभाष्य में हमारे देश के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया था। अब आते हैं हिंदुस्तान पर। इसकी कहानी भी सिंधु नदी से ही जुड़ी है। हुआ ये कि पुरानी फारसी भाषा में स अक्षर को ह की तरह बोला जाता था, तो सिंधु नदी बन गई हिंदू नदी और इस नदी के पार की जो जमीन थी वो कहलाई हिंदुस्तान। है ना एकदम सिंपल। और अब बात करते हैं भारत नाम की, जो शायद हमारी जड़ों से सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। ये नाम वैदिक काल के एक बहुत ही शक्तिशाली कबीले भरत के नाम पर पड़ा, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। और फिर धीरे धीरे यही नाम पूरे देश की पहचान बन गया। तो फिर इंडिया नाम कहाँ से आया? इसकी कहानी भी सिंधु नदी से ही शुरू होती है, पर एक अलग रास्ते से। असल में यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहना शुरू किया। बस धीरे धीरे यही इंडस शब्द पूरे इलाके के लिए इस्तेमाल होने लगा। और जब यूरोप के लोग यहाँ आए तो इंडिया नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में इस जमीन को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, जम्बू द्वीप, यानी जामुन के पेड़ों की धरती। और तो और पुराने चीनी दस्तावेजों में भारत का जिक्र चिंटू नाम से भी मिलता है। तो ये तो थी नामों की कहानी। अब जरा नक्शे पर चलते हैं और देखते हैं कि भारत असल में दुनिया में है कहाँ। चलिए, इसकी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड मैप पर भारत कहाँ है, तो जवाब बहुत आसान है। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये एशिया के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में एक बहुत ही अहम जगह पर मौजूद है। अब एक बहुत बड़ी बात, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है, एक सब कॉन्टिनेंट। पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा है जिसकी अपनी एक अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है, जो इसे आसपास के इलाकों से बिल्कुल अलग बनाती है। और इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि कुदरत ने ही इसकी सीमाएं तय कर दी हैं। जरा सोचिए, उत्तर में विशाल हिमालय की दीवार, पश्चिम में थार का रेगिस्तान और दक्षिण में हिंद महासागर। इन सब ने मिलकर इसे बाकी एशिया से एक तरह से अलग कर दिया है, जिससे इसकी अपनी एक खास पहचान बनी है। तो हमने दुनिया के नक्शे पर तो देख लिया, अब थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत के अनोखे आकार और इसकी जमीनी बनावट को और करीब से समझते हैं। देखिए, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक प्रायद्वीप है। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप यानी जमीन का वो हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो
और ये भारत की सबसे खास भौगोलिक पहचानों में से एक है। तो ये तीन तरफ पानी कौन सा है? देखिए, पश्चिम में है अरब सागर, पूरब में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। इन्हीं तीनों ने मिलकर भारत को एक बहुत लंबी और खूबसूरत कोस्ट लाइन यानी तटरेखा दी है। और अगर आप पूरे भारत के नक्शे को थोड़ा दूर से देखें, तो क्या ये आपको एक पतंग जैसा नहीं लगता? जी हाँ, इसका आकार लगभग एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल जैसा है, जिसे याद रखना भी काफी आसान है। भारत के भूगोल में एक बहुत ही अनोखी और स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी जगह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये एक बहुत ही पतला सा जमीनी रास्ता है जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे भारत के नाम इतिहास की परतों में छिपे हैं और कैसे इसका भूगोल इसे दुनिया में एक खास मुकाम देता है। अब सोचने वाला सवाल ये है कि ये समृद्ध विरासत और ये अनोखी भौगोलिक बनावट आने वाले भविष्य में भारत की पहचान को और किस तरह से नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत अपने आप में एक दुनिया है, पर कभी सोचा है ये दुनिया असल में कितनी बड़ी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कुछ आंकड़ों के जरिए। हम जानेंगे कि ये नंबर्स हमारे देश की विशालता के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा सा नंबर देखिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? इसे ऐसे समझिए, ये लगभग पूरे वेस्टर्न यूरोप के बराबर का एरिया है। अब समझ आया कि भारत को सिर्फ एक देश क्यों नहीं, बल्कि एक उपमहाद्वीप, एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब एक और दिलचस्प बल्कि थोड़ी चौंकाने वाली बात देखते हैं। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, लेकिन इसी छोटी सी जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। सोचिए, यह आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे देश पर, हमारे संसाधनों पर कितना बड़ा दबाव है। तो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत कहाँ खड़ा है? एरिया के हिसाब से देखें तो हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। हमसे बड़े हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, हम वाकई एक बहुत बड़े देश हैं। अच्छा, ये तो हो गई टोटल एरिया की बात, लेकिन अगर हम भारत के नक्शे को एक कोने से दूसरे कोने तक नापें तो मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? आइए अब इसे देखते हैं। तो अगर हम उत्तर में कश्मीर से शुरू करें और सीधे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है 3,214 किलोमीटर। और वहीं अगर पश्चिम में गुजरात के कच्छ से निकलकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचे, तो ये फासला है 2,933 किलोमीटर। एक मजेदार बात नोटिस की, हमारी लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर है। मतलब हमारा देश करीब करीब एक स्क्वायर जैसा है। अब जब हमने लंबाई चौड़ाई नाप ही ली है, तो क्यों ना भारत के चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स की एक सैर की जाए। मतलब वो कौन से बिंदु हैं जो हमारे देश के आखिरी छोर हैं। चलिए पता लगाते हैं भारत के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले चलते हैं एकदम ऊपर, उत्तर की तरफ। भारत का ताज, हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ये लद्दाख की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर। यहीं से हमारे देश की सीमा शुरू होती है। और अब चलते हैं एकदम नीचे, दक्षिण में। देश का सबसे दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये कन्याकुमारी नहीं है, ये अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर। अब रुक करते हैं पश्चिम की तरफ। गुजरात के कच्छ जिले में है घोरमोटा। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हमारा सबसे पश्चिमी पॉइंट है। कह सकते हैं कि भारत में सूरज सबसे आखिर में यहीं डूबता है। और आखिर में चलते हैं पूरब में, अरुणाचल प्रदेश के खिबीथू। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर मौजूद ये जगह उगते सूरज की भूमि भी कहलाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में दिन की पहली किरण यहीं जमीन पर पड़ती है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी काल्पनिक रेखा की। एक ऐसी लाइन जो भारत के नक्शे के लगभग बीच से गुजरती है और हमारे देश के मौसम को तय करने में एक बड़ा रोल निभाती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है,
ये भारत को ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक रूप से 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। और ये रेखा एक लंबा सफर तय करती है हमारे देश में। ये पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए पश्चिम से शुरू करते हैं। गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस लाइन का असर क्या होता है? बहुत बड़ा। इसके दक्षिण का जो हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, मतलब वहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म और नम रहता है। और इसके उत्तर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहाँ हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, गर्मी, सर्दी, सब। तो भारत की जो क्लाइमेट में इतनी वैरायटी है, उसका एक बड़ा कारण यही कर्क रेखा है। अब एक और ज़रूरी लाइन की बात करते हैं। सोचिए, अरुणाचल में सूरज उग गया है, लेकिन गुजरात में अभी भी अंधेरा है। दोनों के बीच करीब 2 घंटे का फर्क है। तो फिर पूरे देश में एक ही टाइम कैसे होता है? बस इसी सवाल का जवाब है हमारी अगली रेखा, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST की लाइफलाइन है। जैसा मैंने अभी बताया, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच लगभग 2 घंटे का टाइम गैप है। अगर हर शहर अपना लोकल टाइम फॉलो करता तो कितनी कंफ्यूजन होती, है ना? इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को चुना गया। ये लाइन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास से गुजरती है और इसी के टाइम को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। और ये जो हमारी टाइम वाली लाइन है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो चलिए, अब तक हमने जो भी ज़रूरी बातें जानी, उन्हें एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें दोहरा लेते हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो भारत की भौगोलिक पहचान को डिफाइन करते हैं। कुल क्षेत्रफल है करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। मौसम को बांटने वाली अहम अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा। और समय को एक करने वाली देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट यानी हमारी IST मेरिडियन। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, भारत का ये जो विशाल आकार है और यहाँ की इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, ये हमारे देश के लिए एक ताकत है या फिर एक चुनौती? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। नमस्कार। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। और ये कहानी लिखी है इसके भूगोल में, इसकी जमीन में। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा और करीब से समझेंगे। इसके समय, इसके मौसम और दुनिया के नक्शे पर इसकी जो खास जगह है उसे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि भारत के एक कोने में जब सूरज उग रहा होता है तो दूसरे कोने में लोग अभी भी रात के अंधेरे में ही होते हैं? तो आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये देखिए, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और दूसरी तरफ गुजरात में। कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, हम बात कर रहे हैं पूरे पूरे 2 घंटे की। सोचिए, एक ही देश में समय का इतना बड़ा फासला। ऐसा होता क्यों है आखिर? तो आइए अब भारत के समय के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड में छिपा है। ये ग्लोब पर जो ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लाइनें होती हैं, वही किसी भी जगह का लोकल टाइम तय करती हैं। मतलब आप जितना पूर्व की तरफ जाएंगे, समय उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। अब ये नंबर देखिए, 30 डिग्री। ये बहुत जरूरी है क्योंकि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के बीच में लगभग इतना ही देशांतरीय फासला है। और इसी 30 डिग्री में उन 2 घंटों का पूरा राज छिपा हुआ है। तो इसका हिसाब किताब कैसे बैठता है? बड़ा सिंपल है। देखिए, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है ना? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 1 डिग्री घूमने में उसे लगते हैं 4 मिनट। तो बस अब गणित लगाइए। 30 डिग्री का मतलब हुआ 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट। और यही हैं वो 2 घंटे। अच्छा, तो समय का रहस्य तो सुलझ गया। अब चलिए भारत की पूरी लोकेशन को समझते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ हमारी घड़ियों पर नहीं बल्कि हमारे मौसम पर भी बहुत गहरा पड़ता है। जैसे समय के लिए देशांतर जरूरी है, वैसे ही जलवायु के लिए अक्षांश। ग्लोब पर ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ना,
ये तय करती हैं कि कोई जगह कितनी गर्म होगी या ठंडी, और वहां दिन और रात कितने लंबे होंगे। अब सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, भारत भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है, मतलब पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये सुनने में शायद छोटी सी बात लगे, पर यकीन मानिए यही भारत के मौसम और जलवायु की पूरी कहानी तय करती है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये अक्षांशीय स्थिति भारत के मौसम में इतनी सारी वैरायटी कैसे लाती है। भारत का फैलाव दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, लेकिन सबसे दिलचस्प है ये बीच की लाइन, कर्क रेखा। ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। इस एक रेखा की वजह से भारत में 2 मेन क्लाइमेट जोन बन जाते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा है वो है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, जहां मौसम ज्यादातर गर्म ही रहता है, और इसके उत्तर का हिस्सा है उपोष्णकटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल, जहां हमें सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। और इसका सीधा असर हमारी रोज की जिंदगी पर दिखता है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं, जबकि दक्षिण में तापमान लगभग साल भर एक जैसा ही रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जितना साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, गर्मियों में दिन उतने ही लंबे और सर्दियों में रातें उतनी ही लंबी होती जाएंगी। अच्छा, तो चलिए वापस समय वाली पहेली पर लौटते हैं। अगर देश में 2 घंटे का टाइम गैप है, तो फिर सबकी घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन में छिपा है। याद है ना, भारत पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। यही विशाल फैलाव तो समय के अंतर की असली जड़ है। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया गया? और ये रहा वो समाधान, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST। हमने देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड मान लिया और तय किया कि इसी रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश की घड़ियों का ऑफिशियल टाइम होगा। इस सिस्टम को 1 सितंबर 1947 को ऑफिशियली अपना लिया गया था, और आज इसी एक स्टैंडर्ड टाइम की वजह से हमारी ट्रेनें, फ्लाइट्स, ऑफिस सब कुछ बिना किसी कंफ्यूजन के एक साथ एक ही समय पर चलता है। तो अब जब हम समय और मौसम का साइंस समझ चुके हैं, तो चलिए भारत के पूरे नक्शे पर एक नज़र डालते हैं और कुछ ज़रूरी आंकड़ों को भी देख लेते हैं। आप ज़रा इन नंबरों पर गौर कीजिए। ये हमें बताते हैं कि हमारा देश असल में कितना बड़ा है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस देश की विशालता का सबूत है। ये हैं भारत के 4 कोने। उत्तर में बर्फीला जम्मू कश्मीर, तो मुख्य भूमि के दक्षिण में कन्याकुमारी, और अगर अंडमान निकोबार को मिला लें तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की उगते सूरज की भूमि तक यही बिंदु भारत की सीमाओं को डिफाइन करते हैं। और आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि भारत अकेला नहीं है। हमारे पड़ोसी हैं पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और दक्षिण में समंदर पार श्रीलंका। ये नक्शा हमें याद दिलाता है कि भूगोल सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि पड़ोसियों और रिश्तों का भी होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की असली डाइवर्सिटी, इसकी असली विविधता, इसके कल्चर के साथ साथ इसके भूगोल में भी लिखी है। यहाँ का अलग अलग मौसम अक्षांश की देन है और पूरे देश का एक समय, देशांतर का एक स्मार्ट सॉल्यूशन। और अब जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर जरूर सोचिएगा कि अगर भारत जैसा इतना बड़ा देश एक ही टाइम जोन से अपना काम बखूबी चला सकता है, तो फिर रूस और अमेरिका जैसे देशों को इतने सारे टाइम जोन्स की जरूरत क्यों पड़ती है ना? सोचने वाली बात।